नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं या कोई गाना सुनते हैं, क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? वहां एक हीरो है जो दिखता तो नहीं पर सारा काम संभालता है, और उसका नाम है संबंध परक डेटाबेस। ये एक ऐसा आइडिया है जो 1970s के दशक में आया था और आज भी हमारी लगभग हर डिजिटल एक्टिविटी को चुपचाप चला रहा है। देखिए, हम सब इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, है ना? हमारा डेटा, चाहे वो फाइलों का फोल्डर हो या कोई सिंपल सी स्प्रेडशीट, अक्सर उलझ ही जाता है, जानकारी बिखर जाती है। लेकिन सोचिए, जब यही प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पर हो तो ये सिर्फ एक छोटी-मोटी दिक्कत नहीं रहती, ये तो एक डिजास्टर बन सकती है। और बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये जो डेटा का बार बार रिपीट होना है, जिसे हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से शुरू करते हैं। चलिए कल्पना करते हैं एक जानवरों के क्लिनिक की, जो अपने सारे अपॉइंटमेंट्स को एक ही बड़ी सी टेबल में रखता है। अब यहां पर जो दोहराव है ना, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। आप देखिए, जब भी स्पॉट नाम का डॉग आता है, क्लिनिक वालों को उसका नाम, उसकी नस्ल, उसके मालिक जैक स्मिथ का नाम और उनका फोन नंबर सब कुछ फिर से टाइप करना पड़ता है। लगता है ना कितना ज्यादा एक्स्ट्रा काम है ये? और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए जैक स्मिथ ने अपना फोन नंबर बदल लिया, अब क्या होगा? ये एक बहुत सीधा सा सवाल है, पर यही सवाल इस पूरे डिजाइन की एक बहुत बड़ी कमी को सामने ले आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लिनिक के स्टाफ को उस मालिक से जुड़े हर एक अपॉइंटमेंट को ढूंढना पड़ेगा और नंबर को हाथ से बदलना होगा। जरा सोचिए, अगर वो एक भी रिकॉर्ड भूल गए तो डेटाबेस में एक ही आदमी के दो अलग अलग फोन नंबर हो जाएंगे और किसी को पता नहीं होगा कि सही वाला कौन सा है। और इससे भी बुरा क्या हो सकता है? मान लीजिए जैक ने अपना आखिरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और क्लिनिक ने वो लाइन डिलीट कर दी, तो हो सकता है कि वो जैक के फोन नंबर का इकलौता रिकॉर्ड ही खो दे। ये जो क्लिनिक वाला छोटा सा उदाहरण है ना, ये असल में उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा रूप है जिसका सामना उस समय की कंप्यूटिंग की दुनिया कर रही थी। मतलब रिलेशनल मॉडल से पहले डेटा को मैनेज करने के तरीके बहुत ही ज्यादा सख्त और नाजुक हुआ करते थे। साल 1970 में आईबीएम के एक रिसर्चर थे, एडगर एफ कॉड। उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझाया। उन्होंने इसे एक नाम दिया, एक्सेस पाथ डिपेंडेंस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये था कि कंप्यूटर के प्रोग्राम डेटा के फिजिकल स्ट्रक्चर से, मतलब वो कैसे स्टोर किया गया है, उससे बहुत कस के बंधे हुए थे। अगर आपने डेटा को रखने का तरीका जरा सा भी बदला तो प्रोग्राम बस काम करना बंद कर देता था। इस प्रॉब्लम को कॉड के अपने पेपर की इन दो तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है। दोनों में पार्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल एक जैसी जानकारी है, लेकिन बाईं तरफ देखिए, प्रोजेक्ट्स को पार्ट्स के नीचे ग्रुप किया गया है और दाईं तरफ पार्ट्स को प्रोजेक्ट्स के नीचे। हम इंसानों के लिए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर उस जमाने के कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर के लिए कोई महंगा प्रोग्राम लिखा और बाद में आपको डेटा को किसी दूसरे तरीके से देखना पड़ा, तो आपका वो प्रोग्राम टूट जाएगा, काम नहीं करेगा। आपको सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। सिस्टम इतने ज्यादा नाजुक थे और उन्हें मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता था। तो इस नाजुक और महंगे सिस्टम का जवाब क्या था? यहीं से कॉड की क्रांति की शुरुआत होती है। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा, क्या हो अगर हम डेटा के लॉजिकल मतलब को इस बात से पूरी तरह अलग कर दें कि वो फिजिकली किसी डिस्क पर कैसे स्टोर होता है? और इसी का नाम उन्होंने रखा रिलेशनल मॉडल। इसका जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटा की आज़ादी। अब डेवलपर्स को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि डेटा कहाँ रखा है, बस ये जानना था कि उसका मतलब क्या है। और इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका था सिंपल, खूबसूरत टेबल्स के जरिए, जिन्हें टेक्निकली तो रिलेशंस कहते हैं, पर हम उन्हें टेबल्स ही मान सकते हैं। बस इतना सिंपल। उन पुराने कॉम्प्लेक्स ट्री डायग्राम्स के मुकाबले ये सादगी हैरान कर देने वाली है। कोई उलझावा स्ट्रक्चर नहीं, कोई फिक्स रास्ता नहीं, बस रोज और कॉलम्स का एक साफ सुथरा ग्रिड। और यही सादगी, यही खूबसूरती ही असल में क्रांति थी।
और ये जो टेबल्स हैं, ये गणित के सेट थ्योरी पर बने कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियमों को फॉलो करती हैं। जैसे कि हर रो एक यूनिक आइटम को दिखाती है और रोज का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता। इसी बुनियाद की वजह से डेटा हमेशा कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रहता है, चाहे उसे स्टोर कैसे भी किया गया हो। तो सवाल ये है कि डेवलपर्स कोड की इस थ्योरी को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ताकि भरोसेमंद एप्लीकेशंस बनाए जा सके। नॉर्मलाइजेशन असल में रिलेशनल मॉडल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सीधे सीधे उसी उलझे हुए डेटा वाली प्रॉब्लम को पकड़ता है जिससे हमने बात शुरू की थी। ये हमें सिखाता है कि डेटा को कैसे बांटा जाए ताकि बार बार की रिपीटिशन खत्म हो जाए। चलिए वापस चलते हैं हमारे जानवरों के क्लिनिक वाले उदाहरण पर। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम सारी जानकारी को अलग अलग सिंगल पर्पस टेबल्स में बांट देते हैं। मतलब जानवरों के लिए एक टेबल, मालिकों के लिए एक और अपॉइंटमेंट्स के लिए एक अलग टेबल। अब अगर कोई मालिक अपना फोन नंबर बदलता है तो आपको उसे बस एक जगह अपडेट करना है, मालिक वाली टेबल में। बस प्रॉब्लम सॉल्व। और ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। डेवलपर्स सबसे पहले सिस्टम की ज़रूरतों को समझते हैं, फिर वो एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ERD का इस्तेमाल करके डेटा के बीच के रिश्तों का एक विजुअल मॉडल बनाते हैं। इसके बाद वो रिपीटिशन को हटाने के लिए डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं और आखिर में एक्चुअल डेटाबेस का ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतने सारे साफ सुथरे नियम फॉलो करने के बाद कभी कभी सबसे अच्छा तरीका होता है इन नियमों को जानबूझकर तोड़ना। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या एक परफेक्टली नॉर्मलाइज्ड बिल्कुल साफ सुथरा डेटाबेस हमेशा सबसे तेज होता है? और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है डीनॉर्मलाइजेशन की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर डेटाबेस में कुछ रिपीटिशन वापस लाई जाती हैं। ये डेटा की शुद्धता और स्पीड के बीच एक सोचा समझा समझौता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है किसी ब्लॉग का कमेंट काउंट। एक नॉर्मलाइज्ड डिजाइन में कमेंट्स की गिनती करने के लिए आपको हर बार पोस्ट्स और कमेंट्स टेबल को जोड़ना होगा। यह तरीका बिल्कुल सटीक है, लेकिन किसी पॉपुलर साइट पर यह बहुत धीमा हो सकता है। वहीं डीनॉर्मलाइज्ड अप्रोच में आप बस पोस्ट्स टेबल में ही एक कमेंट अंडरस्कोर काउंट का कॉलम डाल देते हैं। अब डेटा निकालना तो बहुत तेज हो गया, लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई कमेंट ऐड हो या डिलीट हो तो आप उस गिनती को अपडेट करें। जैसा कि इस रेडिट कमेंट में बताया गया है, ये टेक्निक खास तौर पर रिपोर्टिंग या एनालिटिक्स के लिए बहुत कॉमन है, जहां आपको बहुत सारे डेटा को जल्दी से समराइज करना होता है और स्पीड ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से जानवरों के क्लिनिक की प्रॉब्लम को सुलझाने से लेकर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को पावर देने तक रिलेशनल मॉडल का असर बहुत बड़ा है और अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। इसने सॉफ्टवेयर लिखने के तरीके को जड़ से बदल दिया, उसे नाजुक और महंगा होने से मजबूत और फ्लेक्सिबल बना दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। 50 साल से भी ज़्यादा समय बाद आज बिग डेटा और NoSQL जैसी नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये खूबसूरत और सिंपल आइडिया आज भी कैसे टिका हुआ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।